तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसमें ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज, है ना। इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, गैस लॉ, आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस, रियल इक्वेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी और प्रेशर ऑफ गैस और आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। एक एजेंडा है, इसमें से अगर कोई टॉपिक बाय द वे नहीं हो पाता है तो वी विल डिस्कस, ना उसको हम लेटर क्लास में शिफ्ट करेंगे। बट मेन मोटो है कि आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम आप लोगों को पता ही है कि सर चैप्टर का नाम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, कि जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, आपको भी पता है ना। क्या थे बेटा? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया कि, यानी कि आप लिख सकते हो कि जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एटम का के बारे में बताया। और कब बताया? 1803 में। तो मैटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करने में एटॉमिक लेवल पर जाकर बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रोल है। मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हमने, मैटर के बिहेवियर को डिस्कस किया हमने। तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक लेवल पर डिस्कस किया इस डिस्कवरी के बाद। इवन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर ये सारी जनरेशन खत्म हो जाए, अगली आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज छोड़कर जाना है या उसको कुछ देना है, क्योंकि वो तो जान नहीं रही है। ये सारी जनरेशन अचानक खत्म हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन एक आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो अगर उसको कोई एक चीज मेरे को देना होगा तो मैं उसको एटम ही दूंगा। आप समझ सकते हो कि एटम का कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है बेटा। एटम को डिस्कस करने में, एटम की डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल है ना। 1803 में। लेकिन क्या हुआ, 1873 में आ गया काइनेटिक थ्योरी। क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए काइनेटिक थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बेटा? रैंडम मोशन कर रहे हैं, है कि नहीं? रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली, लगातार गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब ये रैंडम मोशन जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार कर रहे हैं, तो इनके पास, आपको पता है कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन करेंगे तो इनके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो यहां पर चूंकि गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये वाली स्टडी मेरे को गैसेस के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए बहुत बड़ा रोल है। यानी गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप कह सकते हो सर, व्हाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ओनली, व्हाई नॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, व्हाई नॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड, व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ओनली? बिकॉज सॉलिड और लिक्विड के गैसेस वाइब्रेशन रैंडम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो, है ना। लिक्विड के उससे थोड़ा सा ज्यादा। यानी एक्चुअल में उनका मोशन इतना फास्ट नहीं, लेकिन गैसेस में फिर एकदम रैंडम धान धान धाड़ धाड़ धाड़। तो क्या हो गया? दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर बेटा? यानी गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है बेटा? यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भाई, है ना। और मेनली जो साइंटिस्ट थे, बहुत लोगों का रोल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बहुत लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। बट मोस्टली जो रोल है, मोस्टली जो पेपर पब्लिश हुए, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। दो साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल का नाम तो आप लोग सुने होंगे, है ना। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, इनका सबसे ज्यादा रोल है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा हम स्पीड अप में चलते हैं। तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? कि इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, भी कह सकते हो कि गैस का मास जो है कांस्टेंट है। तो आप लिख लो, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही है ना। यानी किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। देख लो, पिस्टन को दबाओ, मींस यू आर प्रेशराइजिंग, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस। प्रेशर को कम करो, रिलीज करोगे पिस्टन को, देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। यानी प्रेशर को, तो दैट्स वाई। लेकिन कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है? कि टेम्परेचर आपका यहां पर क्या है बेटा? कांस्टेंट है।
सही है ना। अब आप इसको इक्वल्स में लिखोगे तो आपको एक कांस्टेंट यहां पर डालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट बाई पी, ये हुआ ना। तो यानी आप क्या लिख सकते हो, P इंटू वी, तो पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या है, हमेशा कांस्टेंट होगा। सही बात है ना बेटा, लेकिन कंडीशन वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं थोड़ा ग्राफ यहाँ भी देखो, प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। सही है ना। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा तो यहां देखो, यहां ले लो कोई भी, यहां मैं प्रेशर ले लेता हूं बेटा, यहां मैं वॉल्यूम ले लेता हूं। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही होगा ना बेटा, बिल्कुल प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये रियल गैस के लिए बना, सॉरी आइडियल गैस के लिए बना। अगर आप रियल गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। यानी ये जो मैंने ग्राफ लिया है, डेट इज फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डेट ग्राफ इज फॉर रियल गैस। तो क्या रियल रियल गैस थोड़ा आइडियल गैस से हटके मैंने बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो रियल गैस देखो थोड़ा सा क्या है, यहां देखो डेविएशन है, यहाँ इतना बड़ा डेविएशन है। यानी एक्चुअल ग्राफ रियल गैस का आइडियल गैस के बारे में करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, रेड वाली जो ग्राफ में ब्राउन कलर वाली, और ये ग्राफ जो है नहीं, आइडियली आप गैस को दोगे तो कुछ ना कुछ कुछ गैस ग्राफ ऐसा है। लेकिन ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कब किया है, लो टेम्परेचर पर। क्लियर है बेटा। अगर आप हाई टेम्परेचर पर ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये क्या है बेटा, प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रियल गैस के लिए कुछ ऐसा आएगा बेटा, वो तो है ही डिक्रीजिंग, है ना। अगर आप रियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है, अगर आप रियल गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही है। यानी ये क्या है मेरा, आइडियल गैस के लिए, और ये किसके लिए बेटा, रियल गैस के लिए। यानी अगर ये कब ग्राफ मेरे को मिला, जब गैस की टेम्परेचर कितनी है, हाई टेम्परेचर है। तो इससे क्या जाहिर होता है, यहां पर जो अपने लो टेम्परेचर पर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, तो लो टेम्परेचर पर मैं बेटा क्या देख रहा हूं, लो टेम्परेचर में मैं देख रहा हूं एग्जैक्ट रियल गैस जो है एग्जैक्ट आइडियल को फॉलो नहीं कर पा रहा। आइडियल तो आप समझ ही रहे हैं, अजम्पशन है, मान रहे हैं। तो जो एक्चुअल ग्राफ है रियलिटी में उससे ग्राफ क्या हो रही है, यानी ये हो गया आपका थ्योरेटिकल आइडियल वाला, और ये हो गया प्रैक्टिकल में जो हमको ग्राफ मिल रहा है, दैट इज द रियल। तो प्रैक्टिकली जो ग्राफ मेरे को मिल रही है वो आइडियल से थोड़ा सा क्या है, डेविएटेड है, लो टेम्परेचर। लेकिन हाई टेम्परेचर पर आप देख रहे हो तो लगभग बहुत कम उसमें फर्क है, लगभग वो आइडियल गैस जो है वो लगभग रियल गैस को फॉलो कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर पर क्या हो रहा है बेटा, बताओ। हाई टेम्परेचर पर रियल गैस इज क्लोजर टू आइडियल गैस, देख रहे हो ना। लो टेम्परेचर पर तो बहुत ज्यादा डेविएट है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या है, ग्राफ उसके पास है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एट हाई टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ, हाई टेम्परेचर पर क्या है बेटा, बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज क्लोजर टू आइडियल गैस। क्लियर है ना, दिख भी रहा है आपको। यानी हाई टेम्परेचर पर रियल गैस की बिहेवियर आइडियल गैस के बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा मिल उसके क्लोजर है, बिल्कुल उसके करीब है। एग्जैक्ट तो आइडियल आपको पता ही है, थ्योरेटिकल बात। ठीक है, चल आगे चल। अब मेरे को क्या दिया बेटा, चार्ल्स लॉ। ये क्या कह रहा है, यहां पर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी से याद रख सकते हो, कनाट पहले से याद रखना। यानी चार्ल्स लॉ में प्रेशर डिस है, और इसको क्या लिख सकते हो, बायल्स लॉ में आपने क्या लिखा है, बीटी, ये रख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो यहां क्या रख सकते हो आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां क्या कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टिव, यहां भी फॉर अ गिवन मास है, फॉर अ गिवन मास तो हद पर रहेगा, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी गैस की मास को आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
लेकिन कंडीशन क्या है बेटा यहां पर, प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो यहां पर भी क्या लिख सकते हो, इक्वल्स लिखोगे बेटा तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, कांस्टेंट इंटू टी कर दोगे, यानी v बाई टी इज इक्वल टू आपको क्या डालना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा है, दिख ही रहा है आपको, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये है, तो डेट इज फॉर द रियल ग्राफ, यानी ऐसे ग्राफ अगर आप बनेगा। अगर आप, डेट इज फॉर द आइडियल, आइडियल गैस के लिए। अगर आप रियल गैस के लिए लगाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा ऐसा बनेगा। मैं फिर से बना रहा हूं इसको। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं इसको, यानी रियल गैस के लिए जब आप बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बना आइडियल के लिए और ये आपका बना रियल के लिए, यानी आइडियल गैस के लिए ये वाला ग्राफ है। पुरानी वाली जो मेरी ग्राफ है डेट इज फॉर द आइडियल गैस। यहां भी देखो हाई टेम्परेचर पर जब जा रहा है ना, देखो यहां जैसे जैसे जा रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लो टेम्परेचर पर देखो डेविएशन ज्यादा है दोनों के बीच में, लेकिन आगे जाके देखो वो लगभग किस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, आइडियल वाली ग्राफ को ही फॉलो कर रहा है। यानी हाई टेम्परेचर पर फिर वो कैसा बिहेव कर रहा है, देख लो वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, बिल्कुल कर रहा है। तो हाई टेम्परेचर पर फिर वहां पर क्या हो रहा है, वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाली जो ग्राफ है यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो ऐसा बनेगा। दैट इज फॉर द रियल गैस। यहां हो गया वॉल्यूम, यहां हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द केल्विन, ठीक है ना। और अगर मैं इसको आइडियल गैस के लिए बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, ये आइडियल के लिए तो है ही, अगर मैं इसको रियल गैस के लिए बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल उसके। देखो टेम्परेचर, देखो जे इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कम टेम्परेचर पर डेविएशन देखो इतना है, और हाईएस्ट टेम्परेचर पर देखो डेविएशन कम है। तो फिर हाईएस्ट टेम्परेचर पर क्या हो गया, वो आइडियल के, रियल गैस जो है आइडियल के बिल्कुल क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। चलिए अब यहां पर आता है मेरा सेकंड नंबर, गे लुसेक लॉ या प्रेशर लॉ भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, यानी क्या कह रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब है बेटा ये बात, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये मामला होगा, यानी वी कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां भी वही काम करोगे, है ना। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट डालना होगा, तो एक कांस्टेंट डालोगे और इनटू क्या डालोगे बेटा, T, यानी P बाई टी इज इक्वल टू क्या करोगे बेटा, कांस्टेंट। यानी प्रेशर बाई टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा बेटा। यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है ना। रियल गैस का ग्राफ ऐसे ही बनेगा जिससे मैंने पहले बताया था यहां पर, ठीक है। चलिए क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, यहां पर हम क्या पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, पहला बताइए। मैंने पढ़ा है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है बेटा, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही था ना। दोनों को मिला दो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। तो v इज इक्वल टू क्या रख सकते हो आप बेटा, एक कांस्टेंट इनटू क्या करोगे, टी बाई पी, ये p जाके गुना हो जाएगा, यानी पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा आप, कांस्टेंट इनटू टी। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, पीवी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी प्रेशर वॉल्यूम बाई टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है ना। यानी आप क्या लिख सकते हो बेटा, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P2V2 बाई T2। सही बात है कि नहीं है भाई, है ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, जब कांस्टेंट है तो यानी वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कैसे लॉ। अब हमारा आता है एवोगाड्रो लॉ। पहले लॉ पढ़े बॉयल्स लॉ, फिर पढ़े हमने चार्ल्स लॉ, फिर पढ़े हमने प्रेशर लॉ या गेल-लुसेक लॉ, और तीसरा है एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इक्वल वॉल्यूम है
और सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर है। मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है ना, और ये कंटेनर जो है ये बेटा कितना है, 100 ml है मान लो। ये दूसरा कंटेनर है आपके पास, ये भी सेम है भाई, वॉल्यूम सेम है दोनों का, 100 ml है, ठीक है ना। और दोनों को क्या करा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी गैस का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या है, सिमिलर है, यानी P एंड T आर कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे कोई भी गैस हो। मान लो यहां पर हाइड्रोजन का गैस है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन का गैस है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, दोनों के साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग है, लेकिन ये लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी लगाना पड़ेगा बेटा। इफ दे आर नॉट एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर देन नहीं लगा सकते, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर इसके पास x मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके पास भी कितना होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों के पास x मॉलिक्यूल्स होंगे इफ दे हैव इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल टाइम। मान लो मेरे पास कंटेनर है बेटा, यहां पर एक कंटेनर है मान लो, टन टन टन, दैट इज 100 ml। एक दूसरा कंटेनर है मेरे पास, दैट इज 50 ml। एक तीसरा कंटेनर है मेरे पास, दैट इज 200 ml। इसमें मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इसमें मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, इसमें मेरे पास नाइट्रोजन गैस है। तीनों को मैंने क्या किया है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा है, यानी P और T जो है तीनों में क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो यहां अगर मान लो हाइड्रोजन का x मॉलिक्यूल्स है तो यहां कितना होगा, x मॉलिक्यूल्स, तो ये तो 50 ml है, उससे आधी है। अगर सेम रहता तो क्या होता है, इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, इफ दे हैव इक्वल वॉल्यूम, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, देन डेफिनेटली दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन उससे आधी वॉल्यूम है, तो यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, x/2 मॉलिक्यूल्स। इसके कितने हो जाएंगे, उससे दुगुना है, 2x। तो ये कितने हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। बट द प्रेशर, यानी आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है ना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, द सेम वॉल्यूम द सेम नंबर ऑफ गैस। आधा वॉल्यूम तो देखो आधा मॉलिक्यूल्स है ना, यहां देखो वॉल्यूम हाफ था तो हाफ मॉलिक्यूल्स था, यहाँ ट्वाइस था तो क्या था बेटा, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स था, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, V/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां लेके आओगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जब V/N कांस्टेंट है तो आप ये लगा ही सकते हो रिलेशन V1/N1 बाई V2/N2। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना होगा, सही है ना बेटा, क्लियर है यहां तक। यस। चलिए अब आते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस और आइडियल, तो चार लॉज हम लोग यहां पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और प्रेशर लॉ या गेलुस लॉ। तो आइडियल गैस उसको बोलते हैं जो इन लॉज को फॉलो करे, है ना। जो हमारे ये जो लॉज हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जो भी गैस लॉज हैं उनको फॉलो जो करता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था बेटा, बॉयल्स लॉ से मैंने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और चार्ल्स लॉ से मैंने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों को मैंने मिलाया तो मेरे को आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। अब मैंने क्या किया, इक्वल्स लिखा बेटा, तो यहां पर एक कांस्टेंट डाल दिया, कांस्टेंट इंटू T/P, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू T। ये आ गया ना एक गैस के लिए। यहीं पे मेरे को एक कांस्टेंट डालना, मैं तो कांस्टेंट कांस्टेंट बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर जो हम कांस्टेंट जो डालते हैं दैट इज R, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी मैं ये लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू RT, कांस्टेंट की जगह मैंने, दैट इज द कांस्टेंट ना, यही कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस। बट दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मैंने ये जो लगाया है ना ये 1 मोल ऑफ गैस है, लेकिन एक कंटेनर में, एक कोई भी एक वेसल में
1 मोल ऑफ गैस, कोई भी मोल ऑफ गैस हो सकता है, 2 नंबर ऑफ, आधा मोल गैस हो सकता है, 1000 मोल ऑफ गैस हो सकता है। तो फॉर n मोल ऑफ, ये तो मैंने 1 मोल ऑफ गैस के लिए पढ़ा, अगर मेरे को करना होगा फॉर n मोल ऑफ गैसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज फॉर द n नंबर ऑफ, यही गैस इक्वेशन है। एन हमेशा रखना होगा जो भी है, यानी यही फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा फॉर एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां ये पी क्या प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल, आर गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट कितना होता है बेटा, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसमें हमारा गैस होता है एसआई यूनिट में। अदर भी यूनिट्स ऑफ गैस होते हैं, है ना, जैसे आर की वैल्यू जो है वो 0.082 लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है, या आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है। जैसे मान लो प्रेशर आपको एटमोस्फेयर में दे दिया, तो वहां तो या तो आप उसको पास्कल में चेंज करो, तभी आप जूल पुट कर सकते हो, तो एटमोस्फेयर में दिया तो आप ये वाला आर पुट कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम वहां पे लीटर में होना चाहिए, तो ये आर आप लगा सकते हो वहां पर। बट अगर एसआई यूनिट में अगर पास्कल में दिया हुआ तो फिर आपको जूल वाला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। अच्छा, वॉल्यूम के लिए भी है, कभी कभी ये नहीं समझ में आता है। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 पे पावर माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो ये सबका यूज होगा जब क्वेश्चन हम करेंगे तब, तो ये रिलेशन जरा याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, सो डेट कि जब क्वेश्चन करने में ये आपको यूज में आएगा। हो सकता है वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो सकता है लीटर में दिया हो, तो आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 मीटर क्यूब, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या इक्वल्स टू हो सकता है 1 डेका मीटर क्यूब, यानी 1 डेका मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। जैसे आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, मीटर क्यूब में। अच्छा, प्रेशर का भी रिलेशन आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोग जब इसका डिस्कस किए थे फ्लूइड्स में, तो वहां भी हम लोग प्रेशर का डिस्कशन किए थे, और प्रेशर का वहां क्या डिस्कस किए थे कि 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 760 ऑफ एच जी, है ना, इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है ना, तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा। हो सकता है कि प्रेशर आपको बार में दिया, आपको पास्कल में चेंज करना हो, माई दिवे। हो सकता है प्रेशर एटमोस्फेयर पास्कल में दिया हो, आपको वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो आप एटमोस्फेरिक लीटर में अगर आर को पुट करना चाहते हो तो आपको प्रेशर एटमोस्फेरिक में लगाना पड़े, मतलब यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है ना, चलिए ये तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, अब यहां पर एक और बात देख लीजिए बेटा, एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन जो मैंने पढ़ा है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही है ना बेटा, पीवी इज इक्वल टू फॉर एन मोल ऑफ गैसेस। अब यहां पर क्या है ना, केमिस्ट्री को जरा से याद करो, केमिस्ट्री आप लोग का बिल्कुल, मतलब केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो फर्स्ट ही चैप्टर है जो आप लोग पढ़े हुए। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो कई सारा तरीका है ना। एक तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो बेटा, गिवन मास, ये तो फॉर सब आदमी, मोलर मास, बाई क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मोलर। मास, है ना। तो मान लो बेटा एन इज इक्वल टू गिवन मास को मैं स्मॉल एम मान लेता हूं, और मोलर मास को मैं कैपिटल एन मान लेता हूं, तो एन की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, पीवी इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास इंटू आर टी, दैट कैन ऑल्सो बी इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। हो जाएगी नहीं हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और बात, आप एक्चुअली क्या ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, बताओ, है ना। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी को आप क्या लिखते हो, रो, रो इंटू वी। तो मास की जगह पे आप रो इंटू वी भी रख सकते हो। तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू, यहां पर डेंसिटी की जगह पे क्या रख सकते हो आप, रो वी रख सकते हैं ना बेटा, बाई क्या हो जाएगा, एम इंटू आर टी। सही बात है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो पीवी न लिखे अगर मैं ओनली पी बराबर करूं, क्योंकि यहां भी वॉल्यूम है यहां भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एम आर टी, जहां रो क्या है बेटा डेंसिटी, एम क्या है मोलर मास, आर क्या है गैस, और टी क्या है कांस्टेंट। टी हमेशा केल्विन में रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
यहां जो मैं आइडियल गैस का बताया हूं, तो टेम्परेचर हमेशा आपका किस में रहना चाहिए बेटा, केल्विन में रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत सारे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आप 11th क्लास में नंबर ऑफ मोल्स, हो सकता है कि ऐसा थोड़ी ना कि आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, बहुत सारे फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, यू हैव टू क्रिएट नंबर ऑफ मोल्स। मास दिया हुआ तो भाई मास बाई मोलर मास लगा देंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉल्यूम मोलर लगा देंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे, गिवन मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते। मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी दिया सकता है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो वन नंबर, एन ए, यस सर। दैट इज द एवोगाड्रो नंबर, ये भी आप पढ़े हो। तो यहां पर भी मैं पीवी की जगह क्या, मेरा एनआरटी है, तो यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू बेटा स्मॉल एन आर टी, तो स्मॉल एन आर टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर इंटू आर इंटू टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। सही है, कैसे हो जाएगा? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल्स में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है कि एक एक गैस है, उसके इतने मॉलिक्यूल्स है, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ओके यस सर। सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने निकाल दिया। अच्छा, एक और बात, एक और यहां तो आ गया ना, नंबर ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा उसको, क्योंकि एक मोल में आपको पता है अगर आप स्टिचियोमेट्री भी लगाएंगे तो एक मोल्स अगर है तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, है ना। तो जितने मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा उसको, वो मॉलिक्यूल्स अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बता देंगे। यहां पर एक और चीज है, ये जो गैस कांस्टेंट है आर, इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा केबी इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये आर गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, जहां पर ये केबी जो है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन सब से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये केबी जो है ना इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन भी एक साइंटिस्ट थे, आपको बताई थे कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का बहुत बड़ा योगदान है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके वैल्यू भी याद रखिएगा। तो आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, दैट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप यहां पे देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बेटा, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू आर टी, यही पढ़े ना अभी। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि बेटा आर को एक और टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज आर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मैं इस आर की जगह पे इसको रख सकता हूं, तो मैं यहां रख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन बाई एन ए, और आर की जगह मैं रख दूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एन ए इंटू टी। टेम्परेचर तो है ही सही, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब, जरा बताइए, एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, दैट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत सारे फॉर्म्स में हम ला सकते हैं, सिंपली बात है कि भैया हमको वहां पर नंबर ऑफ मोल्स पुट करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज द एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, पीवी एक मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पीवी बाई आर टी, 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ढन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा, पीवी बाई आर टी, 1 मोल ऑफ गैस के लिए यही होगा। तो पीवी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी बाई आर टी 1 होगा, क्योंकि इसको मैंने लिया, यानी पीवी बाई आर टी हमेशा आपका क्या आएगा, 1 मोल ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट ही आएगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। तो अगर मैं प्रेशर और इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, जरा देखिएगा इसको, बहुत आसान है। यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर देख लीजिए, यहां क्या होगा बेटा, पीवी बाई आर टी, और यहां क्या है, प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पीवी बाई आर टी इज 1, फॉर आइडियल गैस इट इज 1, ये तो तय है ना, 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं।
तो वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, डेट इज 1। यानी आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, कोई फर्क पड़ना, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़, ले दे के रेशियो 1 ही आएगा, ये आप देख रहे हो। तो डेट इज द 1, तो डेट इज द फॉर द आइडियल गैस। बट रियल गैस के लिए थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये थ्योरेटिकल बात है, रियल गैस के लिए थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। तो रियल गैस का कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। कुछ और थोड़ा सा लेते हैं। एग्जैक्टली ग्राफ नहीं ड्रॉ हो पाएगा मे बी, बट समझिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। ये 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तीनों टेम्परेचर अलग अलग, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट ग्राफ्स मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। है ना, ऐसे कुछ मिल रहा है। तो मान लो कि ये जो है ना मेरा, दैट इज फॉर T1, दैट इज फॉर T2, दैट इज फॉर T3। तो आप मेरे को तीनों के लिए टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअली वो आइडियल के करीब नहीं है। आइडियल तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 1। यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डजंट गो टू इफेक्ट यू। तो यहां पर आप बता सकते हो कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा कि T3 बड़ा होगा? कोई आदमी बता सकते हो? T1। T1, why it is T1? Because at higher temperature the gases are closer to ideal, है कि नहीं है? हाइयर, मैं अभी पीछे बात क्या किया हूं कि हाइयर टेम्परेचर पर रियल गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस के क्लोज है। तो डेट वन इज वेरी क्लोज टू द आइडियल गैस। तो यानी आप क्या कह सकते हो, T1 ग्रेटर, T2 ग्रेटर, T3। अच्छा देखो, लो प्रेशर पर तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, यानी लो प्रेशर पर तो तीनों 1 पे ही है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। आगे जाके आप प्रेशर बढ़ रहा है तो डेविएशन उसका बढ़ रहा है। यानी लो प्रेशर पर वो कैसा बिहेव कर रहा है, बताओ, बताओगे कोई आदमी? लो प्रेशर पर यहां पर रियल गैस जो है कैसा, किस पॉइंट पर है? उसी पॉइंट पर है जहां आइडियल है, यानी यहां पर 0 पे कह लो। तो स्टार्टिंग में तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, शुरू तो 1 से ही हो रहा है। वो प्रेशर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका डेविएशन नीचे की तरफ जा रहा है, यानी वो रियल गैस कैसा कर रहा है, आइडियल गैस की तरह कर रहा है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो T1 जो, दैट वन इज द क्लोजर टू द रियल आइडियल, दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर। क्लियर है बेटा? चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड है, एक आइडियल गैस है, वो एक एडिशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द गैस इज इनिशियली एज टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, इनिशियल उसका टेम्परेचर T है, वॉल्यूम, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड टू V। तो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, एक इक्वेशन है जिसको आइडियल गैस फॉलो कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, Vp इंटू P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पीवी इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, एनआरटी, एनआरटी लिख सकते हो ना, पीवी इज इक्वल टू, अभी आइडियल गैस के लिए पढ़े हो, इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन बाई वी इंटू आर टी। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, यानी ये हो जाएगा एनआरटी इंटू एन आर टी बाई वी, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट। गैसेस तो एक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड आइडियल गैस, तो उसकी मोल चेंज नहीं होने जा रही और ना गैस कांस्टेंट चेंज होने जा रही, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर द चेंजिंग। तो आप क्या लिख सकते हो कि टी स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि बाकी टर्म भी कांस्टेंट है। यानी आप लिख सकते हो T1 स्क्वायर बाई V1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप, T2 स्क्वायर बाई V2। कांस्टेंट है तो उनका रिलेशन का रेशियो लिख सकते हैं आप। अब T1 क्या कह रहा है, T, तो वॉल्यूम कितना है V, यानी यहां पे आप लिख सकते हो T का स्क्वायर बाई V। तो कह रहा है कि जब मैंने वॉल्यूम को दुगुना कर दिया तब टेम्परेचर कितना होगा, तो V2 क्या हो गया,
V2 2V हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये V और V कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2t² इज इक्वल टू T2²। यानी T2 अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, √2t²। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √2t। रूट तो अंदर ही रह जाएगा, टी का बाहर आ जाएगा। यानी फाइनली टेम्परेचर जब वॉल्यूम उसका ट्वाइस ऑफ होगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा, √2t। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा, यू गॉट इट और नॉट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, करा वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस, नियोन मोनोएटॉमिक एंड ऑक्सीजन डाइएटॉमिक। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता ही है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। एक ही वेसल है ना, देखो वेसल कंटेंट्स, एक ही वेसल है, तो सॉरी PV लिखना होगा यहाँ पे, PV इज इक्वल टू NRT। सॉरी, आप यहाँ पे क्या लिखो, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो आप क्या लिख दो भैया, P1V इज इक्वल टू N1RT। न तो उसका गैस कांस्टेंट चेंज हो रहा है और वेसल कांटेंट एक ही वेसल में दोनों है, टेम्परेचर भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा। सिमिलरली आप क्या लगा दोगे, P2V इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, N2 इंटू RT। दो टाइप का गैस है, दोनों के मोल्स अलग अलग है। अब इनका रेशियो निकाल दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/N2 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। यानी ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। कट गया ये, यानी P1/P2 इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, P1 और P2 का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, करा द वॉल्यूम V एन इनक्लोजर कांस्टेंट अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस। एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम V है, 3 गैसेस कंटेन कर रहा है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कितना है बेटा, 16। यहां पर आ गया है थोड़ा सा गलती से, यहां पर दिख रहा है ना, 16 है यहां पर, ठीक है ना, ये वाला 16 ग्राम, यहां पे मैं लिख देता हूँ 16 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल दोगे, PV इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, NRT। N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो आप प्रेशर सिर्फ निकालना है, द प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, NRT/V। तो तीनों गैस का प्रेशर निकाल दो। तो ऑक्सीजन का मान लो N1, तो गिवन मास कितना है बेटा, 16, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन इज नॉट O, ऑक्सीजन इज O2 बिकॉज गैस। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32 होगा ना बेटा। तो कितना यस मोल्स सर, हो जाएंगे, ये कट जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली नाइट्रोजन का निकाल लो, तो नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में ही होगा, गैस है, सिंगल एक नोबेल नाइट्रोजन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन में कितना दिया है 28, और N2 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 28। ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1 मोल। सिमिलरली N3 का निकालो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया 44 ग्राम, और CO2 का निकालोगे तो कार्बन 12 और 44 ही ऑक्सीजन आता कितना हो है, जाएगा 16, 44 44 ही ये भी आता हो है। जाएगा। N3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, यानी 1 मोल और ये 0.5, यानी टोटल मोल कितना हो गया बेटा 2.5 RT बाई क्या हो जाएगा V, यानी 2.5 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 RT/V, दैट इज द प्रेशर। जितने भी मोल्स है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, बाई वॉल्यूम तो रहेगा ही इंटू RT। तो तीनों का मोल्स मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, डायरेक्टली भी मैंने लिख दिया, सभी के मोल्स को ऐड कर दिया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, कर एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, एक आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखा गया है, P इज इक्वल टू रो बाई एम, वेन रो एंड एम रेस्पेक्टिवली,
रो एंड एम को आप क्या कहोगे, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहोगे बेटा आप, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अब आपको इस एन को डेंसिटी में लेके जाना है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास, आपको बताया भी है, इंटू आर टी। तो पीवी इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई मोलर मास इंटू सर आर सी टी। होगा। वॉल्यूम आगे, हाँ वॉल्यूम आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम या वॉल्यूम यहीं पे मैं कट कर देता हूं, वॉल्यूम और वॉल्यूम कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एम इंटू आर टी। तो रो यहां पर क्या है, डेंसिटी, मास की डेंसिटी है, क्योंकि आप मास की जगह पे पुट कर, और एम क्या है बेटा, मोलर मास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मास डेंसिटी एंड मोलर मास। सही है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। किलो का मतलब कितना होता है, 1000, 10⁻³ यानी प्रेशर दिया हुआ है 249 किलो, किलो का मतलब 1000, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में रखना है ना। एंड टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस में कब बदलना होगा, कैल्विन में। तो 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड डेंसिटी। तो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही हैं, प्रेशर, प्रेशर क्या निकला, डेंसिटी। तो प्रेशर इज इक्वल टू मैं क्या पढ़ रहा हूं बेटा, रो बाई मोलर मास इंटू आर टी। ये पहले भी बताया था मैं आपको, है ना। तो यहां पर मेरे को प्रेशर दिया हुआ है, डेट इज 249, और 10 पे पावर 3 कर दो इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, रो तो हमको निकालना ही है। दैट इज एम, एम इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज द हाइड्रोजन, इट इज द हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। लेकिन क्या हम 2 ग्राम में रखेंगे, यहां पर मोलर मास हमको यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, मैं इसको एसआई यूनिट में रख रहा हूँ। डेंसिटी भी मेरा देखो एसआई यूनिट में दिया हुआ है, केजी पर मीटर, 0.002 ग्राम किलोग्राम। केजी में रखना पड़ेगा। यहाँ तो ग्राम में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसका मास कितना होता है, मोलर मास ग्राम में होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 2 इंटू 10 पे पावर -3, पता ही है ना, डिवाइड करोगे ना, तो केजी में -3 हो गया, इंटू आर, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300। ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 249 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 पे पावर -3, और ये वाला पार्ट आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8.314 इंटू 300। तो यहां तो कोई मसला ही नहीं है बेटा, मसला क्या नहीं है, क्योंकि 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर -3 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 498। यस सर, आप और एक बार नीचे मल्टीप्लाई, 3। नीचे आ जाएगा 8.314 इंटू मैं 300 ही रख रहा हूं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रो इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.199 कुछ करके ऐसा आगे। तो यानी 0.199 करके करोगे, तो लगभग इसको अगर हम नियरेस्ट इंटीजर में लेके जाएंगे तो कितना कर लोगे आप, इसको 0.2 कर लोगे ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, 0.2 kg पर मीटर क्यूब, यानी आंसर नंबर ए सही है। सर 300 कट जाएगा ना ऊपर 498 से, फिर थोड़ा मल्टीपल आने किससे देगा। कट जाएगा, मतलब पूरा नहीं इसको कटेगा बस। 300 से कट आ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे को डिवाइड जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा क्या, नहीं 2 से कटेगा, 150 हो जाएगा, कटेगा, ऐसा नहीं नहीं कटेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ही है, बाकी तो सब चीज नॉर्मल है, बस यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया था, आपको पता ही है, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी जब भी निकालना हो प्रेशर के साथ, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, एन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इन्हीं से मैंने निकाला है ये, ठीक है। चलिए अब आता है बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, यानी जब भी हम गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं तो कुछ पोस्टुलेट्स रखते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है बेटा अजम्पशन, यानी कुछ हम एजम्पशन रखते हैं, कुछ हम मानते हैं अपनी तरफ से, यानी पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, एजम्पशन। यानी कभी जब भी हम गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसमें अप्लाई करते हैं तो हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स लेके चलते हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस, सेम गैस है, हाइड्रोजन की गैसेस है, तो उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स है डेट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट,
सारे रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल, चाहे शेप हो, साइज हो, मास हो। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का है तो एक मॉलिक्यूल कुछ और मास का है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ और मास का है, तीसरा मॉलिक्यूल कुछ और शेप का है, ये कुछ और साइज का, ऐसा नहीं है। हाँ, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट नेचर होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स फिर अलग साइज के होंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अलग मास के होंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरा कह रहा है मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बताया था कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो है कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और उसीलिए हम पढ़ रहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नो डाउट ये सॉलिड और लिक्विड में भी हो रहा है, बट उनमें क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। तो मैंने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मींस अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो धन धनाधन ये रैंडम मोशन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, दैट इज यू। तो अगर इनको तीनों डायरेक्शन में अगर इनका मैं कंपोनेंट लगा लूं तो ये एक्स में भी इनका कुछ इफेक्ट होगा, वाई में, ये तो स्पेस में मूव कर रहा है, और जेड में भी होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, तीनों में उसके मूव करने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम मान लो उसकी यूएक्स, इधर वॉल्यूम क्या मान लो बेटा यूवाई, और इधर वॉल्यूम क्या मान लो यूजेड। तीनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आपसे कोई मॉलिक्यूल्स की गैस मूव करे तो आपको किस डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको भाई तीनों डायरेक्शन में उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है जाने की। गैस के मॉलिक्यूल्स जब गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन द स्पेस ना, तो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स है, तीनों में कहीं भी जा सकते हैं, तीनों में प्रोबेबिलिटी उसकी बराबर है। तो मैं अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, अब प्लस क्या लिख सकते हो बेटा, यू जेड के कैप। अब यहाँ पे u में निकालूं मैग्नीट्यूड, अगर निकालो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालने आता ही है, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, यू जेड का स्क्वायर। अगर इधर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर और प्लस यू जेड का स्क्वायर। ये मेरा आ गया। अब देखो तीनों जगह प्रोबेबिलिटी बराबर है, एक्स में जाने की, वाई में जाने की, जेड में जाने की, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू जेड, इक्वल ही होंगे ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस में इसको भी लिख सकते हो यू एक्स का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो यू एक्स का स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 ux स्क्वायर, 3 गुना एक्स के डायरेक्शन की नेट यू जो है हमारा हो सकता है। ठीक है ना, अगर तीनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो, और इक्वल प्रोबेबिलिटी होंगे ही। इसको ध्यान रखिएगा, ये हम आगे यूज करेंगे जब प्रेशर ऑफ गैस प्रूफ करेंगे, तो ये चीज यूज करेंगे हम वहां पे कि u इज इक्वल टू 3ux का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसको आगे प्रूफ करने में हम इस चीज को यूज करेंगे। इस लेक्चर में नहीं आएगा, अगले लेक्चर में आएगा प्रेशर ऑफ गैस, और वो इंपॉर्टेंट भी है। अब अगला पोस्टुलेट्स क्या कहता है, ऑल द कोलिजन ऑफ गॉस मॉलिक्यूल अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर में आपने कोई भी वेसल है, कुछ भी है, किसी को कहीं तो कहीं गैस है, तो उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, और हो रहा है ना, टकरा कर वो वापस आ रहे हैं, तो उनके भी जो कोलिजन हो रहा है इलास्टिक हो रहा है। आपको पता है कि दो टाइप का कोलिजन होता है, आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होगे, एक होगा इलास्टिक कोलिजन, एक होगा इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, और इन इलास्टिक में क्या कंजर्व रहता है, ओनली मोमेंटम, वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, इलास्टिक कोलिजन है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है या कंटेनर के बीच में, तो यानी यहां पर क्या लिख सकते हो आप, लीनियर मोमेंटम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या हो सकता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। यानी नो लॉस, ना तो मोमेंटम का लॉस होगा ना काइनेटिक एनर्जी का। यानी बिफोर कोलिजन जो गैसेस के मॉलिक्यूल सिस्टम का कर सिस्टम का बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो आफ्टर कोलिजन रहेगा, या बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन रहेगा। इन इलास्टिक में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो लगाते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं लगाते हो, वहां पे थोड़ी काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा था प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर से कोई टकरा रहा, मान लो ये वॉल है, कंटेनर का वॉल है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहां से जा रहे हैं, जैसे यहां पर जाएंगे बेटा तो ये जाके इससे टकराएगा ढन, और जैसे यहां से टकराएगा तो फिर ये वापस भी आएगा टकरा के। तो यहां पर मोमेंटम की चेंज होगी, यहां पर इनिशियल मोमेंटम है, यहां पर क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम। तो हियर इज द चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम जहां पर होगा
तो फोर्स क्या कहता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, यानी यहां पर क्या लग रहा है? फोर्स, और फोर्स लग रहा है तो यहां पर फोर्स पर यूनिट क्या होता है? प्रेशर। कुछ ना कुछ एरिया है ना, तो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है, ना गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, ना गैस के प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, किसी चीज पे नहीं। यानी काइनेटिक एनर्जी को ओनली बदलने वाला, कम करने वाला या ज्यादा करने वाला कौन सा आपके पास एक महारथी है? दैट इज द टेम्परेचर। ये सारे पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। There is a 6 number postulates, that is the volume occupied by gas molecules is negligible as compared to volume of gas। एक्चुअली क्या है ना कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में आपने क्या किया है? गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने रखा हुआ है। इस कंटेनर में आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है, टन 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 टन। अब मान लीजिए कि ये कहता है कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, ये कंटेनर अगर 1 लीटर का है तो गैस का वॉल्यूम कितना लोगे आप? 1 लीटर लोगे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर रहे हो। हालांकि मॉलिक्यूल्स का भी अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, दे आर ऑक्युपाइंग सम स्पेस, है ना। गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका भी तो अपना कुछ स्पेस होगा ना। तो यहां कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी मान लो आप इसको सिकुड़ा के पकड़ के खींच दो, तो पकड़ के खींच दोगे तो मान लो कि गैस का मॉलिक्यूल सिकड़ के यहां आ जाएगा, मान लो यहां पर कॉर्नर पे आ गया, मान लिया आपने, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्युपाई किया ना। तो एक्चुअली गैस का मॉलिक्यूल, गैस का वॉल्यूम तो यही होना चाहिए, लेकिन आप ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये आप क्या करो? नेग्लेक्ट करो। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और यहीं पे बात खराब हो जा रहा है। यानी ये दोनों लॉ जो है आइडियल के लिए तो अप्लाई होता है, लेकिन रियल के लिए अप्लाई नहीं होता है। रियल में तो गैस का मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, यानी एक्चुअली तो गैस का वॉल्यूम यही होना चाहिए, क्योंकि इतना में तो मॉलिक्यूल्स भी इतना जगह छिके हुआ है ना। लेकिन आप तो ये पूरा वॉल्यूम ले रहे हो गैस के लिए। यहीं पे कंट्राडिक्शन आ जाता है रियल गैस और आइडियल गैस में। आइडियल गैस कह रहा है कि भाई गैस के इतने छोटे वॉल्यूम में हटाओ यार, नेगलेक्ट करो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा ना भाई। लेट दे आर ऑक्युपाई सम स्पेस, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ डेविएशन इन रियल एंड आइडियल। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है? देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। क्या रियल में एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं भाई। कोहेशन भी लगता है, एडेशन भी लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हो, दैट इज नोन एज, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कोहेशन की एडेशन। फ्लूइड्स में पढ़े होंगे ना, जब वो भी बताए होंगे आपको, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी बताए होंगे, तो वहां पर भी बताए होंगे एडहेशन। खैर देखिएगा उसको जाके। मेरे कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली लगता है, बिल्कुल लगता है। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन ये करे कि नहीं भैया उसको नेग्लेक्ट करो, लेकिन रियल में नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों लॉ जो है वो रियल के लिए वैलिड नहीं होता है। बाकी एजम्पशन रियल के लिए वैलिड होता है, ये दोनों एजम्पशन रियल के लिए वैलिड नहीं होता है। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन में और रियल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या करें? ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा? वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो एक्चुअली जैसे ही वो वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई डिफरेंट, अगर कोई बॉडी को आप ऐसे मूव करा रहे हो तो ग्रेविटी भी उसको क्या करेगी? खींचेगी। और जैसे ग्रेविटी खींचेगी ये थोड़ा सा टन 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 आगे जाएगा। अब ये जैसे आगे जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को आप क्या ले रहे हो? स्ट्रेट ले रहे हो, क्योंकि आप इतना लाइटर मान रहे हो इसको, इतना लाइटर मान रहे हो कि ग्रेविटी इसका पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही। तो डेट इज द ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड है। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हम आपसे बस बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक, दैट इज रियल गैस इक्वेशन। बस थोड़ा सा 2 मिनट का काम है ये, उसके बाद हम आपको क्लास खत्म कर देंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? एनीबॉडी? देखिए एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, बस 2 मिनट का हो जाएगा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
आइडियल गैस इक्वेशन मेरा क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, जहां पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। रियल गैस के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि दो करेक्शन हमको करने पड़ेंगे। एक तो वॉल्यूम के लिए, क्योंकि आइडियल गैस का इक्वेशन जब आप लगाए हो तब वॉल्यूम लिए, आप तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। यानी अगर कोई गैस है, ये मान लो टन डन डन, ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो इसका वॉल्यूम वी मान लो। अब मान लो कि भाई आप तो पूरे गैस का वॉल्यूम कितना मान लिए, वी मान लिए, बट एक्चुअली सम वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय दीज मॉलिक्यूल्स, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम वो ले रहा होगा, भले कम ले रहा होगा, ले रहा होगा। यानी अगर उस पूरे को लेके आओगे, अभी मैंने बताया, तो यहां पर आ जाएगा। मान लो इसको मैं मान लेता हूं वी एम, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली गैसेस के जो आप वॉल्यूम लोगे, रियलिटी में तो आपको इतना ही लेना चाहिए था। यानी अगर ये वॉल्यूम वी है, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो आपको लेना चाहिए था वी बाई माइनस वी एम, लेकिन आप ले रहे हो वी। आइडियल केस में आप गैस का जो वॉल्यूम ले रहे हो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज वी, लेकिन एक्चुअली आपको लेना चाहिए था इतना। तो आप रियल में तो भाई वॉल्यूम है, तो रियल गैस तो वैसे बिहेव करेगा ना, दे आर कंसिडरिंग देम, बट आइडियली यू आर नॉट कंसिडरिंग। थ्योरेटिकली आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, बट प्रैक्टिकली में तो गैसेस ऐसे ही बिहेव करेंगे। वो तो उसने कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाई किया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा। यानी एक तो आ जाएगा वॉल्यूम करेक्शन, दूसरा प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या है कि मैं आइडियली ले रहा हूं कि भैया गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यहां देख लो, यहां पर कह रहा, but that is not actually true. Actually there is some force of attraction. अब फोर्स लगेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज अ प्रेशर। तो आपको एक क्या, किस में करेक्शन करना पड़ेगा, प्रेशर करेक्शन करना पड़ेगा। यानी रियल गैस इक्वेशन में आपको दो करेक्शन करने पड़ेंगे, एक फोर्स की वजह से आपको प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा, और एक वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ योर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ये करेक्शन मैंने कर दिया किसमें, प्रेशर में, और ये करेक्शन किस में कर दिया मैंने, वॉल्यूम में। यानी मेरा इक्वेशन आइडियली गैस इक्वेशन के लिए क्या बन गया मेरा, पी, यह है पी ही, बट करेक्शन करके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही है, बट करेक्शन करके। तो क्या है, पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, प्रेशर, वॉल्यूम वी, कुछ तो घटाना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एनआरटी। जहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंपेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो हर गैस के लिए अलग अलग होता है भाई। ये ऐसा कांस्टेंट, हाँ एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट, बट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होंगे। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ए और बी, ठीक है। यहाँ वी वॉल्यूम है, यानी पी क्या है बेटा, प्रेशर है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, केल्विन में यहां भी रखना है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ लवली इवनिंग, एंड रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस in the next class, and that is on the Thursday. Bye bye.